नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक आज। पैनल के समक्ष अपने विचार रखेंगे अर्थशास्त्री एनके सिंह। जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज। पीएम मोदी से संसद भवन में मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल। बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में इजाफा। नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। अंतरिक्ष में भारत रचेगा इतिहास। नासा इसरो का निसार मिशन आज होगा लॉन्च। पृथ्वी की करेगा निगरानी। डीजीसीए ने एयर इंडिया में की 100 सुरक्षा खामियों की पहचान। 7 कमियां बेहद गंभीर। ठाणे में 4 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त। मध्य प्रदेश से 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में अब महिलाओं को रात्रिपाली में काम करने की आजादी। बदले नियम, लिखित सहमति जरूरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। एलओसी के पास के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। हिमाचल में बारिश से हाहाकार। राजस्थान में बाढ़ के हालात। भारत चैंपियंस का कमाल। 14 ओवर के अंदर 145 रन चेस कर अंतिम 4 में बनाई जगह। कल पाकिस्तान से मुकाबला। रूस में 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप। जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 60,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की गई जान। भयावह मानवीय संकट। विशेषज्ञों ने दी गंभीर चेतावनी। भारत पर अमेरिका लगाएगा 20 से 25% तक टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए बड़े संकेत। यूक्रेन में 60 साल के ऊपर के भी लोग सेना में हो सकेंगे शामिल। जेलेंस्की ने शुरू की नई पहल। चीन में मूसलाधार बारिश से भीषण तबाही। कई जगह आई बाढ़। 38 लोगों की गई जान। यूएस फेड के ब्याज दरों पर फैसले से पहले टूटा अमेरिकी बाजार। टैरिफ डेडलाइन करीब आने से दबाव में एशियन मार्केट्स। 25 अगस्त को भारत आएगा अमेरिकी दल। व्यापार समझौते के लिए है बेताब। करेगा अगले दौर की बातचीत। खत्म हुआ 25वीं किस्त का इंतजार। 2 अगस्त से काशी से पीएम मोदी भेजेंगे 2-2 हजार। भारत में बने प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचेगा डीकैथलॉन। 2030 तक भारत से $3 अरब की लोकल सोर्सिंग का टारगेट। जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। अलग अलग दरों को एक समान करने पर हो रहा विचार। संसद के मानसून सत्र में अलग नजारा देखने को मिला। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर जमकर बरस पड़ी, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया। एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि तेजस्वी सूर्या, अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ें। उन्होंने आगे कहा, मैं तेजस्वी सूर्या को बताना चाहूंगी और इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी रक्षा बलों को प्रोत्साहित नहीं किया और हमने कभी कुछ नहीं किया। ये पहली बार है जब भारत ने अपने सशस्त्र बलों ने साधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ हजारों लाखों भारतीय बल और सेनाओं और उनके परिवारों का अपमान किया है, जो आपके और मेरे सुरक्षित रहने के लिए खड़े रही हैं। मैं उनके द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताती हूँ। तेजस्वी सूर्या, अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ें। जब देश की बात आती है तो देश पहले आता है, फिर राज्य, फिर पार्टी, फिर परिवार। बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा था। अब उनके इस बयान पर सुप्रिया सुले ने पलटवार किया। सुप्रिया सुले के बयान के बाद तेजस्वी सूर्या की काफी किरकिरी हो रही है। अगर आपने भी बैंक से लोन ले रखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक वाले लोन ना भरने पर आपकी पत्नी को उठाकर ले जा सकते हैं। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन ये असल घटना है, जहां किश्त ना भर पाने के कारण एक शख्स की पत्नी को बैंक वाले लेकर चले गए। यह अजीबोगरीब मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। यहाँ बैंक वालों की गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई कि वो किसी की पत्नी को किश्त ना चुकाने पर उठाकर लेकर चले गए। यहाँ लोन की रकम वसूलने के लिए प्राइवेट बैंक ने हद पार कर दी। प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस बैंक ने महिला को लोन की किश्त न चुकाने पर कथित तौर पर 5 घंटे तक बंधक बनाकर बैठाए रखा। पति से कहा, किश्त दो, पत्नी को ले जाओ।
मामला ग्राम बहमरौली के आजाद नगर मोहल्ले में स्थित एक प्राइवेट समूह लोन देने वाले बैंक का है। यहाँ बाबई रोड पूंछ निवासी रविंद्र कुमार की पत्नी पूजा वर्मा दोपहर 12 बजे से बैंक के अंदर जबरन बैठा कर रखी गई। पति जब बैंक पहुंचा तो साफ जवाब मिला, पैसे दो तभी बीवी मिलेगी। रविंद्र ने लाख मिन्नतें की लेकिन बैंक कर्मचारियों ने कोई दया नहीं दिखाई। आखिरकार थक हार कर उसने 112 पर डायल करके कॉल किया। पुलिस के पहुंचते ही बैंक कर्मचारियों के चेहरे का रंग उड़ गया और आनन फानन में महिला को जल्दी से बाहर निकाला गया। पीड़िता पूजा वर्मा ने कोतवाली मोड़ में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने 40,000 रुपए का लोन लिया था। अब तक 11 किश्तें जमा कर चुकी है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में केवल 8 किश्तें दिखाई गई। आरोप है कि बैंक एजेंट कौशल और धर्मेंद्र ने उसकी 3 किश्तें हड़प ली हैं। महिला का कहना है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी बैंक सीओ संजय यादव उनके घर पहुंचा और धमकी भरे अंदाज में रकम मांगने लगा। मना करने पर पति पत्नी को जबरन बैंक लाकर घंटों बैठा दिया। बैंक मैनेजर अनुज कुमार निवासी कानपुर देहात ने कहा कि महिला 7 महीने से किश्त नहीं दे रही थी, इसलिए उसे बुलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि महिला अपनी मर्जी से बैंक में बैठी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक स्टाफ, एजेंट और पीड़ित पक्ष से पूछताछ जारी है। क्या लोन वसूली के नाम पर बंधक बनाने जैसे हथकंडे आम बात हो गए हैं? इस घटना ने न सिर्फ बैंक की कार्य प्रणाली बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या नाम है आपका? रविंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? पूछ। क्या हो गया था आज, क्यों पुलिस तो बुलाई? समूह वाला लफड़ा आता है। हमारी पहुंची 11 किस्तें, जी। ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। तो कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धर्मेंद्र को। जी। तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं, इसलिए कि हमने किस्तें इनकी रोक दी। आज क्या हुआ था? पुलिस क्यों बुलानी आज पड़ी? 1 बजे लगा लिया कि हमें और हमारे मैसेज को कह रहे चलो ऑफिस पे चलो। ठीक है। तो फिर हमने भी हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ पहले पैसा दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर हमने फिर पुलिस की मदद करी। क्या कहना था इनका? क्या कहना था बैंक वालों का? बैंक वाले कह रहे थे पहले पेमेंट दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। कितने घंटों से बैठा थे? हाँ? कितने घंटों से बैठा थे? 4 घंटे हो गए। 1 बजे आए थे सर, 4-5 घंटे हो गए। लखनऊ के कुडम्बा में एक पुलिस दरोगा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। 54 साल के दरोगा संजय पाठक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब उनकी 2 पत्नियां शव को लेकर आमने सामने आ गई और दोनों में खूब झगड़ा हुआ। लखनऊ में एक दरोगा की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव मोर्चरी के बाहर आया तो 2 पत्नियों के बीच शव लेने को लेकर झगड़ा हुआ। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दरोगा के शव को उनके पिता को सौंप दिया। वहीं दरोगा की पहली पत्नी से जो बेटा है उसने कहा कि पिता को स्लो पॉइजन देकर हत्या की गई है। मामला कुडम्बा थाना क्षेत्र का है। जौनपुर के मछली शहर के रहने वाले दरोगा संजय कुमार पाठक, जिनकी उम्र 54 साल है, वो उरई की कोतवाली नगर में तैनात थे। वो कुडम्बा के आदिल नगर में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। वहीं सोमवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि जौनपुर निवासी संजय पाठक जिला जालौन उरई पुलिस लाइन में तैनात थे। कुछ दिनों पहले वो छुट्टी लेकर आदिल नगर में रहने अपनी दूसरी पत्नी आराधना के घर आए थे। वहीं सोमवार रात हार्ट अटैक से उनकी हालत बिगड़ गई। आराधना उनको हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। संजय की मौत की सूचना कुडम्बा पुलिस ने पहली पत्नी चंद्र कुमारी को दी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं दोपहर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आराधना और चंद्र कुमारी दोनों पत्नियां और उनके परिवार वाले पहुंच गए। शव लेने को लेकर आपस में भिड़ गए। मामला बढ़ने पर सूचना चौक पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव संजय के पिता दयाशंकर पाठक के सुपुर्द को दे दिया। पिता शव को लेकर चले गए। जौनपुर के मछली शहर के मूल निवासी संजय उरई जिले के कोतवाली नगर में तैनात थे और आदिल नगर में अपनी दूसरी पत्नी आराधना अंसारी के साथ रहते थे, जिनसे उन्होंने साल 2016 में शादी की थी और उनके 2 बेटे अभिनव और अर्णव हैं, जबकि उनकी पहली पत्नी चंद्र कुमारी पाठक 3 बेटियों और बेटे आशीष के साथ मछली शहर में रहती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और पहली पत्नी के बेटे आशीष ने आराधना पर स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया, जबकि आराधना ने बताया कि उनके पति की मौत तबीयत खराब होने से हुई थी। घर बुला के उसने तेल गिर के मारपीट की, फिर आग लगा दी। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आप अपनी बात बताएं, मुझसे क्या चाहिए?
एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल केवल इसलिए करा दिया क्योंकि उसका पति उसे गैर मर्द से बात करने से टोकता था। दरअसल ये मामला रमाला क्षेत्र के कंडेरा गांव का है। इसी गांव का रहने वाला सन्नी नाम का एक लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। 22 जुलाई को भोलेनाथ का भक्त बनकर वो कांवड़ लेने हरिद्वार गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र होगा। हैरानी की बात तो ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाई और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की और ना ही कोई एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक को उसकी पत्नी और कथित प्रेमी ने मिलकर जिंदा जला दिया। ये सनसनीखेज वारदात क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर रही है। आरोप है कि मृतक सन्नी की बीवी अंकिता का आयुब नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सन्नी ने अंकिता को फोन पर गैर मर्द से बात करने से टोका था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। इसी कारण सन्नी की बीवी अंकिता अपने मायके आ गई थी। वहीं सन्नी के परिवार के मुताबिक 22 जुलाई को सन्नी घर से कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए निकला था। जब वो दोघट क्षेत्र के कांवड़ मार्ग पर पहुंचा तो उसके ससुराल पक्ष के लोग और उसकी बीवी का प्रेमी आयुब वहां पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। फिर आयुब ने सन्नी की बीवी और सास के सामने ही उस पर पेट्रोल डालकर और आग लगा दी। किसी ने इसकी सूचना सन्नी के परिवार को दे दी, जिसके बाद परिवार मौके पर पहुंचे और सन्नी को अस्पताल ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन हालात नाजुक होने के चलते सन्नी को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सन्नी के भाई रविंद्र ने बताया कि 22 जुलाई को जब सन्नी कांवड़ लेकर दोघट क्षेत्र से गुजर रहा था, उसी वक्त उसकी बीवी अंकिता, उसकी सास, चाचा ससुर और प्रेमी अयूब ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और अपने साथ ले गए। परिवार वालों का आरोप है कि अंकिता और उसके परिवार वालों ने सन्नी को पकड़ कर रखा और अयूब ने पेट्रोल डालकर उसे सबके सामने जिंदा जला दिया। सन्नी का शरीर 80% तक जल चुका था। यहाँ 5 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते हुए आखिरकार सन्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं सन्नी का शव लेकर देर रात परिवार वाले थाने पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वे शव लेकर थाने में बैठ गए और धरना दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी के आश्वासन पर परिवार वाले मान गए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि इस घटना के बाद 23 जुलाई को उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी बात से नाराज होकर परिवार वाले शव लेकर थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। देर रात तक चला धरने के सीईओ ने माइक पकड़कर कार्रवाई पर भरोसा दिलाया। वीडियो में वकीलों के आगे कान पकड़कर उठक बैठक लगाता ये कोई अपराधी या माफिया नहीं है, बल्कि ये तो माननीय एसडीएम साहब रिंकू सिंह राही हैं, जिन्हें वकीलों ने घेर कर कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवा डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भला एसडीएम साहब ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि उन्हें सरेआम यूं माफीनामा देना पड़ गया। दरअसल मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां आईएएस रिंकू सिंह राही ने मंगलवार दोपहर 2 बजे एसडीएम बनकर पुवाया तहसील का चार्ज संभाला था। चार्ज संभालते ही एसडीएम साहब तहसील के दफ्तरों के निरीक्षण पर निकल लिए। इसी दौरान उनकी नज़र परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय पर पड़ गई। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह राही को जवाब दिया कि शौचालय बहुत गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए, कहने लगे कि ये गलती तहसील कर्मचारियों की है और गुस्से में आकर एसडीएम साहब ने मुंशी से उठक बैठक लगवा दी। दूसरी ओर पहले से ही तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उनको ये बात पता चल गई, जिस पर वकील बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया। एसडीएम मौके पर पहुंचे और कहने लगे कि मुंशी ने गलती की है, जिस पर वकीलों ने कहा कि गलती है तो उठक बैठक लगवाना बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप भी उठक बैठक लगा सकते हैं? इस पर एसडीएम ताव से बोले कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं उठक बैठक लगा सकता हूं। और माइक पकड़कर उन्होंने देखते ही देखते 5 बार उठक बैठक लगाई। वकीलों ने एसडीएम को उठक बैठक लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम नहीं माने। उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई। एसडीएम ने यह भी कहा कि तहसील परिसर में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसमें सुधार करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रिंकू सिंह ने पूरे मामले पर सफाई भी दी।
तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठबैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था, मैं उनसे पूछा कि भाई अभी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे, उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठबैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, कि टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठबैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठबैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठबैठक लगाई है, मैं लगा दी। एसडीएम रिंकू सिंह ने तहसील में गंदगी होने पर अपनी गलती मानी और उसी कारण से उन्होंने वहां कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। रिंकू सिंह राही बोले, नियम सबके लिए एक जैसा है। ऐसे में आपको बता दें कि महानता और व्यवहारिकता का परिचय देने वाले एसडीएम रिंकू सिंह राही आखिर है कौन? रिंकू सिंह राही का जन्म हाथरस में हुआ था। उन्होंने 2004 में पीसीएस क्लियर कर 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद संभाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रिंकू सिंह की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी हुई। अच्छे नंबर से 12वीं पास करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसकी मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। 2021 में 683वीं रैंक से उन्होंने परीक्षा पास की थी। वो 2022 बैच यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जब इनकी जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई तो इन्होंने तभी से एक ईमानदार अधिकारी होने का परिचय देना शुरू कर दिया था। यहाँ पोस्टिंग के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप और पेंशन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उस समय बसपा की सरकार थी। 26 मार्च 2009 को वो एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे तो उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां लगी थी, जिसमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा बाहर आ गया था और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके साथ ही एक कान खराब हो गया था और एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इस हमले के बाद रिंकू को सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1 महीने तक भर्ती रखा गया और ऑपरेशन के बाद वो ठीक होकर लौटे। इसके बाद घोटाले के खुलासे के लिए रिंकू ने आरटीआई के तहत विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन 1 साल बाद भी सूचनाएं नहीं दी गई। 26 मार्च 2012 को रिंकू सिंह राही ने लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था, जिस पर पुलिस ने रिंकू राही को वहां से उठाकर मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें राहत मिल गई थी। रिंकू सिंह राही एक दिलेर अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। अब उनके उठक बैठक लगाने वाले ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि वकीलों ने जबरदस्ती सजा देने के लिए उनसे उठक बैठक लगवाई, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। हालांकि वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वकील बार बार रिंकू सिंह को ऐसा करने से रोकते रहे और उनके आगे हाथ पैर भी जोड़ते रहे। मेरठ में लगातार कई घंटे बिजली कटौती से परेशान लोगों का आखिरकार गुस्सा फूटा है। महिलाओं ने गुलमर्ग के इंदिरालोक पर स्थित बिजली घर पर जेई को चूड़ियां पहनने को दी। अचानक जनता की भीड़ बढ़ी और महिलाओं के गुस्से को देख बिजली घर के जेई भाग निकले। मेरठ में बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज महिलाओं ने खूब हंगामा किया। जेई को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की और कहा कि बिजली नहीं दे सकते तो वो चूड़ियां पहन लो। अब इस मामले की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। बिजली आपूर्ति को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मेरठ शहर में बिजली के हालात अभी तक नहीं सुधर सके। मेरठ में बिजली आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र के लोगों और महिलाओं ने इंदिरालोक बिजली घर पर हंगामा कर दिया और वहां पर मौजूद जूनियर इंजीनियर को चूड़ियां भेंट की और कहा कि अगर बिजली नहीं दे सकते तो चूड़ियां पहन लो।
वहीं जेई हाथ जोड़कर लोगों से कहता दिखा कि वो यहाँ नया है और उसका पहला दिन है। इसके बाद जेई वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरठ में बारिश के कारण कुछ देर तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश बंद होने के बाद उमस से लोग परेशान हो उठे और इंदिरा चौक बिजली घर आ पहुंचे। यहाँ लोगों ने अधिकारियों की खाली कुर्सी मेज पर भी कब्जा जमा लिया। जेई को मौके पर बुलाने के लिए लोगों ने हंगामा किया। जैसे ही क्षेत्र के अवर अभियंता मौके पर पहुंचे तो क्षेत्र की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें चूड़ियां दे दी। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर करीब 2:30 बजे तक बिजली नहीं रही। कुछ क्षेत्र में 3 बजे बिजली आई। इस कारण क्षेत्र के करीब 5 से 6 घंटे में बिजली आ गई। दोपहर में फॉल्ट ठीक होने के बाद ही तुरंत बिजली की आपूर्ति सुचारू हो सकी। यही हाल शहर के कई अन्य इलाकों का भी रहा। बारिश के दौरान भी एहतियात के तौर पर कई बार बिजली घर की आपूर्ति को बंद किया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।